नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई होप सबकी होली बहुत अच्छे से गई होगी, सबने बहुत सेफ तरीके से होली जो है वो खेली होगी। आज की हमारी डेट है 11 मार्च और अभी 2 दिन जो है ऑफिस का ऑफ था, इसीलिए जो है आपके पास कोई करंट अफेयर्स की रिकॉर्डिंग्स नहीं आई। पर अब जो है रेगुलर रहेंगे बिकॉज फेस्टिवल का टाइम पीरियड ओवर हो गया है। अब हम लोग डेली के डेली अपना करंट अफेयर की प्रैक्टिस को वापस से स्टार्ट करेंगे। सब लोग जुट जाओ मेरे साथ वापस से करंट अफेयर्स को कवर अप करने के लिए, आगे की चीजें समझने के लिए। स्टार्ट करते हैं इसमें हम आगे। तो हमारा इसमें सबसे पहले आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? पहला आर्टिकल है प्राइवेट सेक्टर, जो कि एजुकेशन में आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, भारत का मत्स्य पालन फिशिंग सेक्टर, CISF सुना हो तो होगा ना CISF के बारे में। फिर है जो फॉरेस्ट में आग लग जाती है। फिर है आटाकामा का जो एक मिलिटर एरे बना हुआ है। सबसे पहले हमारा प्राइवेट सेक्टर का देखिए, है क्या सबसे पहली बात कि ऑस्ट्रेलिया की 2 पब्लिक यूनिवर्सिटीज को गिफ्ट सिटी गुजरात में ओपन अप किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की 2 हैं यहाँ पर, याद रखिएगा, राइट। अब क्योंकि आप जानते हैं कि अभी ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारत में आए हुए हैं सर्वे करने के लिए या फिर उनसे मीटिंग करने के लिए, उसी हिसाब से इसी पर्सपेक्ट में इसको आगे बढ़ाने की बात की गई है। तो भाई इसको यहाँ पर जो है 2 यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी गिफ्ट सिटी। अब देखो गिफ्ट सिटी की फुल फॉर्म क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। ठीक है, तो अभी इसको ओपन अप किया गया है। क्यों ओपन अप किया गया है, मतलब इसमें या फिर यहाँ पर जो भी सबसे बड़ा यहाँ पर जो भी बड़ी बड़ी यहाँ पर आप कह लीजिए इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल होगा, वो सारा काम यहाँ पे किया जाएगा। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ पर एस्टैब्लिश की जा रही है। देखिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए या तो आपको हमारी जो संसद है या हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है, उन्होंने कोई एक्ट पास किया हो, उसके तहत आप यहाँ पे बना सकते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी। या तो एक ये तरीका होता है, या तो वो आप एक डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर वो जो है एक तरीके से आप कह लीजिए मानित विश्वविद्यालय के रूप में उसको घोषित कर दिया जाए। अब हम क्यों ऐसा चाहते हैं कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे बढ़े? क्यों? क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 45 है उसमें हमने ये बात बोली है कि 6 to 14 ईयर्स तक एलिमेंट्री एजुकेशन, जो बच्चे होते हैं उनके लिए निशुल्क शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। तो अभी क्या है यहाँ पर, हमारा फोकस काफी हद तक एलिमेंट्री एजुकेशन पे बन गया है। आर्टिकल 21 में भी लिखा हुआ है, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इसको ऐड किया गया था। तो अब यहाँ पर क्या कोशिश की जा रही है? अब यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि हम लोग जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस ज्यादा था, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हायर एजुकेशन पे अपना फोकस इंक्लूड करना होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अपना हायर एजुकेशन पर यहाँ पर जो है अपना फोकस को शिफ्ट करने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो ये हो गया। दूसरा, प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता की आवश्यकता है। यहाँ पर जो है प्राइवेट ओनरशिप है, प्राइवेट चीजों को जो रिसोर्सेस का संभालना है, रिसोर्सेस का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ये जो आपकी पब्लिक सेक्टर से ज्यादा बेटर प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, ये बात सब जानते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ की हो गई है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी है वो इतनी कम है कि मारामारी हो जाती है एडमिशन लेने के लिए। तो उस मारामारी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उससे बचने के लिए आप सीधा, हमारे पास एक ही उपाय है कि हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें।
ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आए। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आएंगे तो चांस है इस चीज का कि जो बर्डन है वो कम होता जाएगा और सरकार पे भी बर्डन कम होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि भाई भारत में हायर एजुकेशन पे ज्यादा पैसा नहीं खर्च किया जाता। अगर मैं बात करूं आज के समय में, कम से कम हमारे भारत के जीडीपी का 6% जो है हायर एजुकेशन पे जाना चाहिए। लेकिन कितना जाता है? सिर्फ 3.5% से ज्यादा जाता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्राइवेट जो है उनको और ज्यादा बेटर बनाने की जरूरत होनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन जो है वो सोशल सर्विस की तरह ट्रीट होनी चाहिए और क्वालिटी की तरफ बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, वहां पे फर्नीचर, बिल्डिंग, लेबोरेटरी, क्वालिफाइड स्टाफ। तो यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की जरूरत है इन सब चीजों को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ R&D सेक्शन को भी प्रमोट करना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। स्कूल एजुकेशन बढ़ेगी तो हमें हायर एजुकेशन में और ज्यादा चाहिए, क्योंकि अब स्कूल एजुकेशन है ही, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो अब हायर एजुकेशन तो करनी है ना आगे, तभी तो फिर आगे डिग्रीज ऑब्टेन करके आगे बढ़ पाएंगे। बाकी टेक्नोलॉजी आप कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पर, तो जो पूरी प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेट करेंगे इसमें, तो वो पूरा टेक्नोलॉजी को मैनेज करना, रोबोट्स, लेजर टेक्निक, क्वांटम मैकेनिक्स, सब चीजों को सिखाया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज, करप्शन कंट्रोल हो जाएगा, डिसिप्लिन आ जाएगा। बहुत ज्यादा जरूरत है डिसिप्लिन लाने की, जो रिसोर्सेज उसको बेटर तरीके से यूटिलाइज करने के लिए। और साथ ही साथ और ज्यादा ऑटोनॉमी की, अधिक स्वायत्ता की भी यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरत है। और फॉरेन यूनिवर्सिटी आएंगी तो गवर्नमेंट के पास जो पैसा कम है वो आप प्राइवेटाइजेशन बढ़ा करके प्राइवेट कंपनीज का पैसा वहां पर लगाने के लिए सोच सकते हैं। तो बस वही है यहाँ पर, ये सारी चीजें आप देखो, इसमें पढ़ो। यहाँ पर जो परसेंटेज है वो काफी कम है, पहले से बड़ा है, बिल्कुल ये पहले से बड़ा है, पर इसको हमें और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, इसको और ज्यादा इंक्रीज करने की नीड है। ठीक है, जो अभी एलिमेंट्री एजुकेशन है उस पर ज्यादा फोकस हो रहा है, और हमें किस पे जरूरत है कि हम किस पे फोकस करें? हम प्राइवेट को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या बोला है कि अब यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमीशन को बनाने के लिए जब तक पार्लियामेंट कोई नया लॉ पास नहीं कर देती है, तब तक अभी हम क्या करेंगे, तब तक हम यहाँ पर जो है एक 3 मेंबर की कमेटी बना रहे हैं, जिसमें कौन कौन रहेंगे? एक हमारे प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, एक भारत के CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और लोकसभा में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। ये तीनों कमेटी मिलकर के क्या चूज करेगी? हमारे भारत के चीफ इलेक्शन कमीशन को चूज करेगी। ठीक है, अभी एक लैंडमार्क जजमेंट आई है, अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसके अंदर ये बात की गई जब तक पार्लियामेंट इसके लिए एक फुल प्रूफ सॉल्यूशन नहीं निकाल देती है तब तक यहाँ पे ये रहेगा। ठीक है, अब क्या है कि लोकसभा में तो अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई है ही नहीं, विपक्ष का नेता तो लोकसभा में आज के समय में कोई है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, जो भी भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, ऑपोजिशन की बात कर रही हूँ, वो यहाँ पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में काम करे। क्योंकि हमारे आर्टिकल 324 में लिखा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पार्लियामेंट अपने बिहाफ पर सारा काम देखेगी। तो जब तक, अब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करा यहाँ पर, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जुडिशियल एक्टिविज्म। तो इस जुडिशियल एक्टिविज्म में यही स्टेप लिया जाएगा। ठीक है, अब इसकी कुछ हाइलाइट्स क्या है? अब इस केस में अनूप बन्नरवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेम ये वाली बात बोल करके बोला है कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए एक अलग से स्थायी सचिवालय बनाने की जरूरत है, और जितना भी खर्चा होता है इलेक्शन कमीशन का इलेक्शंस करवाने में और सारी चीजों में, सब कुछ किससे निकाला जाएगा? सब कुछ संचित निधि है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उससे निकाला जाएगा। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन को एक निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से इलेक्शन कराने की बहुत ज्यादा जरूरी है। वो किसी भी तरीके का पक्षपात पूर्ण जो काम है ना, वो भूमिका नहीं निभा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हम स्वतंत्रता है, हम स्वतंत्र और लोकतंत्र भारत की बात कर सकते हैं। और वहां पर अगर इलेक्शन का करवाने का तरीका कुछ सही प्रकार से नहीं होता है तो क्या होगा? लोकतांत्रिक जो हम कहेंगे वो फिर एक सही तरीके से नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो जो ये है, एक स्वतंत्र रूप से काम करने की बहुत जरूरी है इसके लिए। और बाकी रिमूवल का देखो, कुछ अभी चेंज नहीं किया गया। रिमूवल में यही कहा गया कि इलेक्शन कमिश्नर का जो रिमूवल होगा
जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबका रिमूवल एक जैसा होता है, कैसा होता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है, क्या होता है उसके अंदर? सबसे पहले हम कहाँ पे जाते हैं? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज में, लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल विशेष बहुमत लगाई जाती है। स्पेशल मेजोरिटी, जिसमें 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग का हिसाब होता है। 2/3 करते हैं हम प्रेजेंट एंड वोटिंग का, उस हिसाब से फिर रिमूव करवा दिया जाता है आर्टिकल 324 के तहत। ठीक है भाई। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा फिशिंग इंडस्ट्री के ऊपर। फिशिंग इंडस्ट्री आज के समय में लक्षद्वीप का जो पूरा समूह है, लक्षद्वीप के जो द्वीप है, उन समूह में समुदाय आधारित सजावटी मछली जो है वो महिलाओं के लिए आगे बढ़ने का एक नया रूप शामिल शामिल हो सकती है। भारत में मत्स्य पालन या फिर फिशरीज के सेक्टर के लिए ब्लू रेवोल्यूशन ऑलरेडी चल रहा है। नीली क्रांति कहते हैं इसको, वो ऑलरेडी चल रहा है काफी अच्छे से। और ऐसे ही व्हाइट रेवोल्यूशन भी चल रहा है मिल्क के लिए, और व्हाइट रेवोल्यूशन ने काफी बढ़िया प्रदर्शन किया था। तो सरकार क्या सोच रही है कि जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, ऐसे ही अगर हम ब्लू रेवोल्यूशन प्रमोट करते हैं तो हमारी फिशरीज की जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी हो सकती है। फिश का जो सेक्टर है वो हम बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो अब क्या है यहाँ पर कि भारत में 77 वुमेन और 5 मेन को सिलेक्ट किया गया, जहां पर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी आईसीएआर के द्वारा। आईसीएआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पूरा सपोर्ट मिलेगा। फिश से जुड़ी हुई सारी जो चीजें हैं वो सिखाई जाएंगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, और उसमें क्या बनाया जाएगा? सजावटी झींगे, ऑर्नामेंटल श्रिम्प्स बनाए जाएंगे और उसको कमर्शियल लेवल पे सेल किया जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं, लक्षद्वीप हमारे जो यूनियन टेरिटरी है जो कि पूरे कोराल से बनी हुई है, जहां पर प्रवाल बहुत ज्यादा है। कोराल को हिंदी में प्रवाल कहते हैं। तो वो प्रवाल जो है वो बहुत ज्यादा होने की वजह से जो है लक्षद्वीप जो है वो हमारे भारत की, आपको एक बात ये भी पता होनी चाहिए, लक्षद्वीप भारत की सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर है उसका एरिया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 36 आइलैंड्स है, लेकिन पूरा कोराल से बना हुआ है। ठीक है, तो वहां पर बहुत ज्यादा लेवल पे करते नहीं है चीजें, वहां पे एग्रीकल्चर और सारा सर्विस सेक्टर उतना अच्छा नहीं है। तो वहां के लोगों के लिए क्या बेटर हो सकता है? फिशिंग का एक ऑप्शन है ना। देखो, जैसे अंडमान निकोबार काफी बड़ा है, तो वहां पे काफी सारे आइलैंड्स भी हैं, काफी कोशिश भी की जाती है बढ़ाने की। लेकिन लक्षद्वीप में क्या है कि वहां पे उतना ज्यादा डेवलपमेंट है नहीं। तो उसके लिए हम सोच सकते हैं कि वहां के लोगों के लिए एक लंबे समय की इनकम का एक साधन बन सकता है। क्या बन सकता है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का सबसे बड़ा कोरालिक रीजन है, याद रखिएगा, और पूरा ही पूरा कोराल से बना। साथ ही साथ अंडमान निकोबार में भी कोराल्स मिलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार में भी कोराल्स मिलते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ में भी मिलते हैं, और मुंबई के पास रत्नागिरी महाराष्ट्र में वहां पे भी मिलते हैं। कोराल्स के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, जिस भी एग्जाम की प्रिपेयर करो, कोराल्स के पढ़े बिना आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो सकता है। ठीक है, मुझे बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे अलग से एक वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स पे इसको कमेंट करके बताइए। तो भाई फिशिंग सेक्टर के ऊपर देख लेते हैं आगे। फिशिंग सेक्टर एग्रीकल्चर से थोड़ा साथ साथ जुड़ा हुआ ही है। और डिमांड, अगर प्रोटीन की डिमांड पूरी करनी है तो फिशेस का बहुत जरा इनटेक हो जाता है। फिश आपको कहाँ मिलती है सबसे ज्यादा? लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स में, है ना, झीलें, तालाब, नदियां में, और सीज एंड ओशन, इन सब में मिलती है। भारत ने फिश की प्रोडक्शन रिकॉर्ड दर्ज किया था 2021-22 के टाइम पीरियड में, 16.25 मिलियन मेट्रिक टन फिशेस के लिए किया था। और सबसे ज्यादा हम लोगों ने ये जो झींगे हैं इनको कहाँ पे एक्सपोर्ट किया है? इसको हमने एक्सपोर्ट किया थाईलैंड, यूएई, सिंगापुर, हांगकांग, चाइना, जॉर्डन, ताइवान। और भारत में सबसे ज्यादा झींगे कहाँ मिलते हैं? वो है वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, गुजरात। टॉप 3 आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झींगे अभी न्यूज में चल रहे हैं, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल काफी अच्छा अमाउंट में यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। भारत की फिश की बात करें, नॉट ओनली झींगे। और फिश में क्या है ना कि आपका लागत बहुत ज्यादा लगती है, और क्या होता है कि कई नैतिक मूल्यों की वजह से महिलाएं शामिल नहीं हो पाती, महिलाएं यहाँ पर काम करने से कतराती हैं, और ज्यादा अच्छे से संसाधनों में समा नहीं पाते कि हम संसाधनों को अच्छे से यूज कर पाए यहाँ पर। और साथ ही साथ बीज और दवाइयाँ, वो भी सब बहुत ज्यादा कम देखने को मिलती है। और संभाल के कोल्ड स्टोरेज रखना, उन फिशेस को स्टोर करके रखना, ये भी बहुत ज्यादा कम है भारत के अंदर। उत्पादकता भी कम है यहाँ पर। ठीक है, और भारत में एक फिशर को, जिसके पास एक बोट और एक फार्म लैंड है, वो सिर्फ 5 kg ही इंडिया में अर्न कर सकता है, जबकि नॉर्वे में, छोटी सी कंट्री है, पर 250 kg के अराउंड वो अर्न कर पाता है। ठीक है ना।
और साथ ही साथ हमारे फिशरमैन का क्या होता है, कभी कभी तमिलनाडु का फिशरमैन जो है वो श्रीलंका चला जाता है और श्रीलंका वाले तमिलनाडु आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बहुत सारे तमिलनाडु के फिशरमैन मछुआरे कहाँ पे जेलों में बंद हैं, श्रीलंका के, और श्रीलंका के भारत की जेल में बंद है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये फिशरमैन का बहुत बड़ा इशू है। साथ ही साथ अब आगे क्या होना चाहिए कि फिशिंग को एक बहुत बड़ा एक आगे डेवलपमेंट करनी चाहिए, स्पीशीज और ज्यादा आनी चाहिए। जीपीएस जो है यहाँ पर लगाना चाहिए फिशरमैन के लिए, ताकि वो ज्यादा बेटर तरीके से फिशिंग कर सके, और लोन की सुविधा मिलनी चाहिए। फिशिंग के पूरे सेक्टर में लोन की जो सुविधा है वो आपको ज्यादा बेहतर रूप में देखने को मिलनी चाहिए। तो फिशरी सेक्टर जो है भारत का आज के समय में, उस पे आपका जो जीएस का थर्ड जीएस 3 वाला जो पेपर है, उसमें जो है उससे क्वेश्चन बन सकता है। जो मैंने जितने भी आपको फैक्ट्स बताए हैं वो सारा आपका जीएस पेपर 3 के हिसाब से बन सकता है। काफी ज्यादा फिशिंग इंडिया में अच्छे खासे अमाउंट में होती है। इंडिया वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे आता है, ग्लोबली बात करूं मैं। ठीक है भाई। बाकी इसके लिए अलग से बोर्ड भी है, और सरकार ने काफी ज्यादा इसमें इंप्रूवमेंट करने की भी कोशिश करी है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिशिंग हार्बर अगर मैं बोलूँ तो वो भी भारत के अंदर है, वर्ल्ड का, नॉट ओनली इंडिया, सॉरी एशिया का, सॉरी एशिया का सबसे बड़ा है, जिसका नाम है कोयलैंडी, कोयलैंडी ऑफ केरल, केरल का है ये। ठीक है, काफी बेनिफिट्स होते हैं। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी फिशिंग के बारे में काफी ज्यादा मेंशन किया गया है, तो उसका काफी अच्छे बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में ही फिशरीज डिपार्टमेंट है पूरा, यहाँ पर चेक करता है। और फिशरीज में हम लोगों ने काफी इंप्रूवमेंट करी, इसके जुड़े हुए काफी सारे एप्स अभी हमारे पास चल रहे हैं। ठीक है, और आज के टाइम पे अलग से मिनिस्ट्री भी बना दी गई है। 2019 में ही फिशरीज के लिए मिनिस्ट्री बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज, जो कि पूरा इसके लिए देखती है। बाकी ये आप याद रखिएगा जितना भी बताया है। टॉपिक 4 है हमारा सीआईएसएफ के ऊपर। सीआईएसएफ, सब लोग सीआईएसएफ के बारे में जरूर जानते होंगे। सीआईएसएफ का भी रेजिंग डे जो है, स्थापना दिवस जो है, अभी ही मनाया गया, इसीलिए ये न्यूज में है। स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 10 मार्च को। 10 मार्च को यहाँ पर स्थापना दिवस है। 10 मार्च 1969 को आई थी, ताकि जितनी भी पीएसयूज हैं उनको यहाँ पर सिक्योर किया जा सके, जो कि किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंडर ही आज भी आती है। इसके अंदर उस समय 2800 लोगों की स्ट्रेंथ रखी गई थी। फिर इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ा दी गई। आज के समय में यहाँ पर करीब 2 लाख ऐसे पर्सोनल हैं जो इनके अंदर काम कर रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत काम करती है। कहीं पर भी फायर एक्सीडेंट हो जाते हैं कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में, तो यहाँ पर ये काफी अच्छे तरीके से काम करे। इवन दिल्ली मेट्रो में जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो भी सीआईएसएफ की यूनिट को दे दी गई है। दिल्ली मेट्रो में आप जब जाते हैं, पूरा गार्ड देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं, वहां पे पूरा कैमरास लगे देखते हैं, मेटल डिटेक्टर्स देखते हैं, डॉग के साथ स्क्वाड लेके घूम रहे होते हैं, इंटरकॉम होते हैं, सिक्योरिटी ड्रिल्स होती है, एक्सरे मशीन्स में जाना पूरा होता है। टोटल वहां पे बहुत सारे सी पूरी भारत, सॉरी दिल्ली में मेट्रो में जितना भी सफर है, दिल्ली मेट्रो का सफर करीब 393 किलोमीटर्स का है पूरे दिल्ली में। तो वहां पर करीब करीब 35,000 सीआईएसएफ के जवान तैनात हैं। समझ रहे हो? इवन ये एयरपोर्ट पे भी सिक्योरिटी करते हैं, जितने भी कमर्शियल एयरपोर्ट्स होते हैं ना वहां पर। जयपुर एयरपोर्ट भारत का पहला एयरपोर्ट है जहां पे टोटल कंट्रोल सीआईएसएफ करती है। याद रखिएगा इन सारे फैक्ट्स को। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी सरकार की बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी की है। एयरपोर्ट, सी पोर्ट, पावर प्लांट्स की सुरक्षा, दिल्ली मेट्रो, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स की यहाँ पर करना, वो सब यहाँ पर XYZ और इस तरीके से Z+ सिक्योरिटी के तरीके से होती है। स्पेशल फायर विंग है यहाँ पर, जो भी फायर एक्सीडेंट्स होते हैं उनसे जुड़े हुए सारी चीजों को ये देखती है। और उसके बाद से जब मुंबई टेरर अटैक हुए थे 2008 में, उसके बाद से यहाँ पर प्राइवेट कॉरपोरेशन को भी ये संभालने की जिम्मेदारी रखती है। यूनिवर्सिटीज भी है, जैसे कि यहाँ पर विश्व भारती की यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जो कि शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर 1921 में बनाए थे, वेस्ट बंगाल में है। तो वहां पर भी जो है वहां के वाइस चांसलर ने बोला था कि भाई हमें सीआईएसएफ के पर्सनल अपने कैंपस में तैनात चाहिए। तो इसकी बात भी, ये जो बात थी पूरी,
वो उनकी मान भी ली गई थी और इसके तहत यहाँ पर बना दिए गए थे। ठीक है, तो ये भी ये काम करती है पूरे तरीके से। इसमें जो इसका हेड होते हैं ना, वो एक आईपीएस होते हैं, और वो आईपीएस ऑफिसर जो है वो उसके डीजी कहलाते हैं, डायरेक्टर जनरल कहलाते हैं। बाकी इसके अंदर बहुत सारे और भी यहाँ पर काम करते हैं, कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर भी होते हैं, अलग अलग रैंक होती है। डीजी, एडीजी, आईजी, डीआईजी, कमांडेंट, डेप्यूटी कमांडेंट और असिस्टेंट कमांडेंट। असिस्टेंट कमांडेंट एक आईपीएस के इक्वल रैंक होती है। ठीक है, और इसमें भर्ती होने के लिए यूपीएससी द्वारा ही एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, सीएपीएफ, जो कि अभी आने वाला है। अभी जो है अगस्त में ये एग्जाम होगा। जो भी आप में से 25 साल से कम उम्र के जितने भी मेल फीमेल दोनों ये इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। 25 ईयर्स इसकी लिमिट होती है, इसी के लिए आपको याद रखना है। ठीक है भाई, तो अभी यहाँ पर ये पूरा रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया, इसलिए है 54th नंबर का रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया है। तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है। बाकी यहाँ पर अभी इसी रेजिंग डे पर, इस स्थापना दिवस पर, सीआईएसएफ ने अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा दी है और नई 11 जगह पे चले गए, जैसे कि इंफोसिस, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, टाटा स्टील, ऐसी और जगह पर भी इसको तैनात अब कर दिया गया है। 2 लाख करीब पर्सनल्स हैं जो यहाँ पर पूरा काम देखते हैं। अभी यहाँ पर ये जो पूरा इस बार का सेलिब्रेशन है वो कहाँ पे किया गया है, लिख लीजिएगा। हाकिम पेट जो है उस जगह पर इस पूरे को सेलिब्रेट किया गया है। हाकिम पेट जो जगह है ये कहाँ पर है, हाकिम पेट है हैदराबाद में। ठीक है, तेलंगाना में ये सिचुएटेड है, जहां पर अमित शाह गए थे, क्योंकि ये गृह मंत्रालय के अंडर का पार्ट है ना। तो गृह मंत्रालय के अंदर इस पूरे सीआईएसएफ को यहाँ पर बनाया गया है और उसी हिसाब से इसको तैयारी की गई है। ठीक है भाई, याद रखिएगा 54th नंबर का सीआईएसएफ डे अभी जो है हाल फिलहाल में मनाया गया है। बाकी सीआईएसएफ के हेडक्वार्टर्स दिल्ली में बने। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा फॉरेस्ट फायर के ऊपर। अभी यहाँ पर टेम्परेचर इतना बढ़ने की वजह से आंध्र प्रदेश के नल्ला मल्ला फॉरेस्ट में आग लग गई। तो फॉरेस्ट फायर, जिसको वाइल्ड फायर्स भी कहते हैं, ये बहुत ज्यादा अनकंट्रोल हो जाती है और इतनी जबरदस्त लग जाती है कि वहां पे रहने वाली सारे घास के मैदान, वहां पे टुंड्रा वेजिटेशन, जंगल, फ्लोरा फौना सबको तबाह कर देती है। उसे हम एक तो कहते हैं, सबसे पहले होती है सरफेस फायर, आराम से लग जाती है, बहुत बड़ा डैमेज कर देती है। ग्राउंड फायर जो क्या होता है, वेजिटेशन के जलने की वजह से धीरे धीरे करके जलती जाती है। एक होती है क्राउन फायर, ये बहुत बड़ी फॉरेस्ट फायर होती है जो पूरे पेड़ों तक को जला देती है, पूरे जंगल को जला के रख देती है। क्या होता है ना कि वहां पर डिपेंड करता है कि वहां का टेम्परेचर कितना है। कई बार टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, रेनफॉल के होने की वजह से, विंड की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, ड्राइनेस की वजह से वहां पर क्या होता है, फॉरेस्ट फायर लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब फॉरेस्ट फायर लगेगी तो उसका इम्पैक्ट भी तो बहुत पड़ेगा ना। वहां पे जो पूरा जंगल है तबाह हो गया, अब उसका पुनर्जनन होगा, है ना। वहां पे जो उत्पादक होती थी चीजें, प्रोडक्शन जो होती थी, वो इफेक्ट हो जाएगी। वहां से मिलने वाली जो वस्तुएं थी, जो लोग डिपेंडेंट थे उस फॉरेस्ट के ऊपर, है ना, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे लोग उस समय, वहीं से उसकी लकड़ी को इस्तेमाल करना, वहां से मेडिसिन को ऑब्टेन करना, आयुर्वेद बनाना, जड़ी बूटियों को लेके आना, पेपर बनाना, कितनी चीजों पे डिपेंडेंट थे लोग। तो उसकी वजह से सारा चीजें खराब हो गई साथ साथ। प्लस पूरा जो एटमॉस्फेयर है उसके आसपास का रीजन वो भी खराब हो गया। कुछ टाइम पहले उड़ीसा में भी ऐसा ही हुआ था, उड़ीसा के सिमलीपाल जो एरिया है, वहां पर भी ऐसी बहुत तगड़ी एक तरीके से आग लग गई थी। तो इन सब रीजन की वजह से आसपास के लोगों को भी नुकसान हुआ है, पूरी सॉइल तबाह हो जाती है, और जो वहां पे रहने वाले पशु पक्षी हैं सब तबाह हो जाएंगे। छोटे छोटे एनिमल्स भी मरेंगे, बड़े बड़े एनिमल्स भी मरेंगे, सबकी यहाँ पर जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो और आसपास जो ट्राइबल पीपल रहते हैं, बहुत सारे ट्राइबल पीपल जो इस एरिया के आसपास रहते हैं, उनकी भी जिंदगी को खतरा और प्रॉपर्टी भी बहुत जल जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं नल्ला मल्ला फॉरेस्ट, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वेस्टर्न घाट्स का पार्ट बनाते हैं ये, और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में नल्ला मल्ला हिल्स का पार्ट है। कृष्णा रिवर के पास में ये, जहाँ पे अच्छे खासे अमाउंट में टाइगर्स रहते हैं। और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, भारत का बाघ अभयारण्य, वो है श्रीसेलम टाइगर रिजर्व, जो यहीं पर बना हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से, उस एरिया में बहुत गर्मी होने की वजह से ये जो आग जो है वो एकदम से वहां पे लगनी शुरू हो गई और एकदम अनकंट्रोलेबल रूप में इसने ले लिया। ठीक है भाई,
तो ये भी याद रखिएगा, वहां उस पूरे एरिया में आपको काफी अलग अलग स्पीशीज जो है वो देखने को मिलेंगी। 700 से ज्यादा एनिमल्स वहाँ स्पीशीज रहते हैं। टाइगर, लेपर्ड्स, ब्लैक बक, पिकॉक, इंडियन पाइथन, किंग कोबरा, बर्ड, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिन जो यहाँ पर रहते हैं। तो उस सब की वजह से ये सारी चीजें जो है वहां पर खराब हुई और सबको यहाँ पर किसी ना किसी प्रकार का नुकसान देखने को या झेलने को मिला। ठीक है भाई, तो इसको हम ये आप जो है नल्ला मल्ला जो है आपको याद रखिएगा, नल्ला मल्ला हिल्स या नल्ला मल्ला पूरा एग्जाम में आ सकता है। रईसा सेलम रीजन आंध्र प्रदेश का, ये वहीं पर ही बना हुआ है। बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट आर्टिकल की तरफ, वो है आटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे। ये क्या है? एक तरीके का टेलीस्कोप। आटाकामा टेलीस्कोप है, 2013 में बनाया गया था। जापान, यूरोप और यूएसए ने मिल करके इसको तैयार किया है। ठीक है। आटाकामा एक डेजर्ट का भी नाम है, तो वो आप मत भूलिएगा। आटाकामा डेजर्ट दूसरा है। यहाँ पर आटाकामा जो है ये एक तरीके से लार्ज मिलीमीटर एरे है, और ये चिले में आज भी इसकी एक पूरी ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है। ठीक है। और उस पूरे रीजन में हमें अब थोड़ा सा इसके बारे में क्या पढ़ना चाहिए। ये बहुत सारी कंट्रीज ने मिल करके बनाया है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? ये बहुत दूर तक रेडियो सिग्नल्स ले सकता है। बहुत, देखो ये डेजर्ट है, आटाकामा एक डेजर्ट है, और वो ये दुनिया का सबसे सूखी जगह है। मतलब यहाँ पर आप मान के चलो बिल्कुल सूखा रहता है, यहाँ पे कोई रह ही नहीं सकता है। तो ये पूरा एक डेजर्ट रीजन में ही लगाया गया एक सैटेलाइट, डेजर्ट में लगाई गई। ठीक है। तो बहुत सारे एंटीना लगाए गए हैं, बहुत सारे टेलीस्कोप्स यहाँ पे लगाए गए हैं, जिसके तहत ये डेजर्ट ही पूरा एक जूम तरीके से हर एक पिक्चर्स को कलेक्ट करने में कामयाब है। ठीक है भाई, तो इसको याद रखिएगा। छोटा सा फैक्ट याद रखिएगा, आटाकामा मैं बता दूं ये एक डेजर्ट भी है, इसको भी याद रखना। ठीक है। इसको यूएसए, यूरोप, जापान सब लोगों ने मिल करके यहाँ पर तैयार किया है, एक प्रोजेक्ट है। और सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है, इसलिए इसका इस प्रकार से याद रखना। इसके अंदर काफी सारी चीजें इसमें लगाई गई हैं, तो वो सब तो हमसे कोई नहीं पूछेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, प्रोजेक्ट की डिटेल्स हमसे नहीं पूछने वाला है इसमें। बढ़ते हैं हमारे लास्ट आज के क्वेश्चंस की तरफ। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, विकास की हिंदू दर। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का क्या मतलब होता है? इस शब्द का मीनिंग क्या होता है? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है, इसका ऐसा बिल्कुल मीनिंग नहीं है कि हिंदुओं की पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसका मतलब। ठीक है। हिंदुओं से जुड़ा हुआ कुछ नहीं है। ये जो है राजकृष्ण एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इस टर्म को निकाला है 1978 में, जिसका ये मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी ने 1950 से 1980 के दशक में, ये दशकों में कितना ज्यादा इकोनॉमिक रेट बढ़ाया है या कम किया है। ठीक है। उनके हिसाब से जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। तो क्योंकि उस समय जो है गवर्नमेंट का वॉर हमारे हो रही थी, है ना। हमारा 1962 में चाइना के साथ वॉर हुआ, 1965 में पाकिस्तान के साथ, 1971 में फिर पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। तो इस टाइम पीरियड में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे थे भारत ने। तो इन सब की वजह से इस पूरे टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है? हमारी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी नहीं हुई थी, और 4% ही ग्रोथ कर पाए थे सिर्फ। उसको कहते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, एक टर्म है जो यहाँ पे यूज की जाती है। ठीक है। तो बस ये वर्ड याद रखना, हिंदू आउटलुक नहीं है इसका कोई मीनिंग। इसके अलग अलग लोगों ने अलग अलग मीनिंग लगाने की कोशिश करी है, बट आप इसको समझिए, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो इतना ही याद रखिएगा जो कि अभी न्यूज में है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ सीधा याद रखना, भारत की लो जब हो जाती है ना, इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत कम हो जाती है, उसको हम कहते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। और हिंदू का मतलब यहाँ पर कर्म और भाग्य से है। हिंदू का मतलब रिलीजन से नहीं है कि हिंदू का कुछ कनेक्शन नहीं है। ये कर्म और हमारे भाग्य से जोड़ करके हिंदू शब्द को निकाला गया है। ठीक है। बाकी कंट्रोवर्सी बहुत है हिंदू शब्द के ऊपर इसके अंदर, बट आप इसको बस ये याद रखिएगा। इसके ऊपर काफी अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, न्यूज में चल रहा है, तो इसको टर्म को याद रखिएगा। ठीक, सारी स्टेटमेंट ठीक लिखी थी इसमें। नेक्स्ट हमारा एक मिशन आता है, मिशन का नाम है हर
पेमेंट डिजिटल, कि हर जो पेमेंट होगी, हर टाइप की जो पेमेंट है वो किस तरीके से की जाएगी, डिजिटल पेमेंट के रूप में उसको जो है वो बनाया जाएगा। आरबीआई ने इसको जो है यहाँ पर अपने अवेयरनेस वीक में इसको स्टार्ट करा था। आरबीआई ने ही स्टार्ट करा है पूरा, जो आरबीआई का अवेयरनेस वीक चल रहा था 6 से 12 मार्च का। डिजिटल पेमेंट्स को 75 विलेजेस में इसको स्टार्ट करा है करने के लिए, और वो विलेजेस ने भी यहाँ पर इस चीज को अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करी है। बैंक लगाए गए हैं, उनको यूज करना सिखाया गया है। और इस पूरे की जो इनका अवेयरनेस वीक हुआ था, उस पूरे की जो थीम थी वो क्या थी, अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट। क्या अडॉप्ट करिए, डिजिटल पेमेंट को अडॉप्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है भाई, तो पूरे यहाँ पर जो है इसको इस चीज के लिए स्टार्ट किया गया है। ठीक है भाई, तो ये था आज के हमारे आर्टिकल्स। इसको पूरे को याद रखिएगा, आर्टिकल्स, क्वेश्चंस ये सब पूछे जाते हैं। बाकी यहाँ तक आप कंप्लीट कीजिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए। जितने आपको मैंने 8 टॉपिक्स बताए हैं, 8 यहाँ पर जो है इसको कंप्लीट करते हैं। बाय एवरीवन, जय हिंद।